गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जाने यूनिवर्सल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम ऐसे ले रहे हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में उसको पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चंस जरूर आता है। तो आज उसी टॉपिक की चर्चा करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो मैं आप अपना टॉपिक शुरू करता हूं। हमारा जो टॉपिक है आज का, कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आता ही है। कार्बन, सबसे पहले समझते कार्बन क्या है। कार्बन का अर्थ होता है कि संसार के अंदर जितनी भी जो चीजें जल करके काली पड़ जाती है वो कार्बन है। वो सारा का सारा खेल कार्बन के कारण ही है। चाहे आप लकड़ियां जलाओ, लकड़ियां जलाने पर क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, तो कार्बन है। आंखों में लगाए जाने वाला जो काजल है काला होता है, कार्बन होता है। इसी प्रकार से यदि हमारी रोटी कभी कभी देखा होगा तवे पर जल जाती है तो जल करके बिल्कुल काली हो जाती है, उसका भी कारण क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है जो क्या है, एक्चुअली फॉर्मेशन उसका मूल तत्व क्या है, वो कार्बन है। अब कार्बन को देखते हैं तो देखिए एक बात और कि संसार के जितने भी तत्व खोजे जाते हैं उन सबको एक जगह पर स्थान दिया जाता है और वो जगह होती है आवर्त सारणी। तो सबसे पहले तो ये कार्बन, इस शब्द को समझते हैं कि कार्बन का अर्थ क्या है। देखिए कार्बन के लिए जो प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो तो होता है कार्बन। कार्बन, फिर ये जो कार्बन है ये क्या है, कार्बो शब्द से बना हुआ है। कार्बो, कार्बो, और कार्बो क्या है, एक लेटिन वर्ड है, यानी एक लेटिन भाषा का वर्ड है और जिसका अर्थ होता है कोल, यानी कोल, ये इसका अर्थ होता है, कोल। अब इस कार्बन की बात करें तो कार्बन है क्या, तो कार्बन हम कहेंगे यह अधातु है, अधातु है। थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए दो प्रकार के मेटल्स होते हैं, ठीक है, धातु और अधातु। धातु में क्या होता है कि जैसे तांबा है, पीतल है, लोहा है, सोना है, चांदी, ये सारे धातु है। और धातु क्या करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, तो टकराने पर आवाज करते हैं, आघात वर्धने होते हैं, तन्यता होती है, ये सारी विशेषता होती है, विद्युत के चालक होते हैं। अधातु की प्रॉपर्टी थोड़ी इससे हटकर होती है, कुछ इसके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। तो ये जब अलग से टॉपिक पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, अधातु है। अब इसकी उपस्थिति की बात करें कि देखिए उपस्थिति जो होती है कार्बन की, जो यदि उपस्थिति देखी जाए तो उपस्थिति के अंदर जो वायुमंडल के अंदर जो उपस्थिति है, तो ये हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर कार्बन की जो उपस्थिति होती है वो होती है 0.03%। इतना कार्बन होने का कारण क्या है, क्यों इतनी होती है, ये जरूर याद रखना है। क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, वायुमंडल में कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। लेकिन यही उपस्थिति यदि हम अर्थ क्रस्ट पे देखें, यानी भू सतह पे देखें, कार्बन की उपस्थिति भू सतह पे देखें तो ये होती है 0.02%, इतनी होती है। और इसका कारण क्या है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट जो पदार्थ होते हैं वो इसका कारण होता है। ये तो हम सबको मालूम है कि इतना होता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन से ढंग से पूछ लिया जाए तो क्या होगा, या इस क्वेश्चन में इतना होता है तो इसका कारण क्या है ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो ये ध्यान होना चाहिए, CO2 की वजह से होती है। अब क्या है कि देखिए आवर्त सारणी के अंदर हर चीज के लिए एक स्थान फिक्स किया गया है। तो कार्बन का जो स्थान होता है, स्थान को हम आप समझिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। यदि हम कार्बन के परमाणु क्रमांक की चर्चा करें, परमाणु क्रमांक को हम हमारे केमिस्ट्री के अंदर Z से डिनोट किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 6 होता है। और इसका यदि एटॉमिक मास यानी परमाणु भार की चर्चा करें कि भाई परमाणु भार कितना होता है, तो देखिए परमाणु भार यानी एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो इसका 12 होता है, 12 होता है। फिर बात करें कि इनकी स्थान कहां पर है, तो यदि स्थान की बात करें तो आवर्त सारणी में जो कार्बन है, तो कार्बन मैंने आपको बता दिया कि जितने भी तत्व है तो वो सारे के सारे तत्व कहां रखे गए हैं, आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में दो चीजें होती है, इन बात का ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में दो चीजें होती है, एक तो क्या होती है, आवर्त होता है, और दूसरा जो होता है वो वर्ग होता है। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आवर्त और वर्ग क्या होते हैं। तो एक्चुअली आवर्त क्या होते हैं,
आवर्त सारणी के अंदर जो आड़ी लाइनें होती हैं उनको तो हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और टोटल आवर्त सारणी में 7 होते हैं, जबकि जो सीधी लाइनें होती है, इस प्रकार से सीधी लाइनें होती हैं, वो उनको वर्ग कहा जाता है। वो टोटल नंबर 18 होते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन का जो आवर्त होता है वो दूसरा होता है, और जो वर्ग इसका होता है वो 14वां वर्ग होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर इसकी बात करें, ये जो है, ये जो इसमें पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, कार्बन का जो ब्लॉक है इसमें मतलब कार्बन है, कार्बन किस में आता है, तो हम कहेंगे वही कि ये हमारे आता है किसमें, पी ब्लॉक के अंदर आता है। एक्चुअली आवर्त सारणी को डिवाइड किया गया है, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो आवर्त सारणी के अंदर जो क्या है, पी ब्लॉक है। फिर इसके बाद में पी ब्लॉक है। फिर इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ध्यान होना चाहिए कि कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर एक बात और इंपॉर्टेंट है इसकी, कि इसकी बात करें कि इनकी संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी। तो देखिए संयोजकता होती है कार्बन की, बिल्कुल याद होना चाहिए, वो 4 होती है, टेट्रावैलेंट होती है। फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटेनेशन कहते हैं। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है कि ये अपने श्रृंखला को निर्मित करता रहता है, बॉन्ड बना देता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो इसके अंदर सहसंयोजी बंध ये बनता है, सहसंयोजी बॉन्ड है वो बनता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि कार्बन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो पाई जाती है। तो ये कार्बन का एक नॉलेज है। इसके बाद हम बात करते हैं, कार्बन के होने के बाद में हम बात करते हैं इसके यौगिकों की, कि भाई इसके यौगिक कौन कौन से हैं, इसके कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो उन कंपाउंड की चर्चा करते हैं कि कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक। और हम पहला यौगिक ले रहे हैं, पहला यौगिक ले रहे हैं कार्बन का, वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन ये कार्बन का फर्स्ट कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, नाम से मालूम पड़ रहा है पहला कंपाउंड ले रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या है, नाम से इंडिकेट हो रहा है, मतलब किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। फिर यदि प्रकृति के अंदर बात करें कि हाइड्रोकार्बन प्रकृति के अंदर कहां पर मिलते हैं, यानी हमारे नेचर के अंदर कहां मिलते हैं, तो ये मिलते हैं पेट्रोलियम पदार्थों में। पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उसमें ये मिलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों में। और पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो पेट्रोलियम को अर्थ क्या होता है, पेट्रो का अर्थ होता है, पेट्रो कहते हैं चट्टान को, और ओलियम करते हैं तेल को। तो कहने का मतलब ये कौन सी चट्टान में मिलता है, हाइड्रोकार्बन कौन सी चट्टान में मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि यह अवसादी चट्टान में मिलता है। कई बार पूछ लेते हैं पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन किस चट्टानों में मिलता है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। और अवसादी चट्टानों में और सारी जो विशेषता है वो क्या मिलती है, जितने भी जीवाश्म है वो इसी में ही मिलते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन को फिर हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बात करते हैं अचक्रीय कंपाउंड, इसी को डिवाइडेशन कर देते हैं हाइड्रोकार्बन को। अचक्रीय यानी नॉन साइक्लिक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय की बात हुई और दूसरा हुआ चक्रीय यानी साइक्लिक, चक्रीय हाइड्रोकार्बन।
एक बात ध्यान रखिए, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है वो सबसे पहले क्या थे कि एनिमल फैट में पाए गए थे, यानी पशु चर्बी में इनको प्राप्त किया गया था। पशु की जो चर्बी होती है उसमें इनको प्राप्त किया गया था एलिफैटिक कंपाउंड। और इनकी ये जो होते हैं और ये जलने पे धुआं नहीं देते और ये जलने पे धुआं देते हैं, ठीक है, ये बात है। अब देखिए अचक्रीय को वापस डिवाइड किया गया है, अचक्रीय को डिवाइड किया गया है। अचक्रीय को डिवाइड किससे किया गया है? तो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है? देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अर्थ है कि भाई जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? एकल बंध हो, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, एकल बंध हो, तो उसको तो हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कार्बन कार्बन के अंदर किसमें एकल बंध होता है? तो हम बात करेंगे एल्केन। हमारी जो एल्केन होती है तो एल्केन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कंडीशन है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसको कहेंगे एल्कीन, एल्कीन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको कहेंगे एल्काइन, एल्काइन। ये है इसके लिए। तो इसी को आगे चलते हैं कि एल्केन क्या है, क्या क्या विशेषता लेके बैठता है और किस तरह से। तो एल्केन एकल बॉन्ड वाले को एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहेंगे और एल्केन कहेंगे। थोड़ा सा इसी को आगे चलते हैं। तो एल्केन देखिए, एल्केन जो है वो क्या क्या विशेषता को लेकर के रखती है? तो कुछ विशेषता है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जो एल्केन, एल्केन जो है कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो हमने कहा कि भाई ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो हम कह दिया कि ये हमारा कैसा है? संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरी क्या विशेषता है इसकी? तो दूसरी विशेषता है इसकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जहां n इसके कार्बन परमाणु की संख्या होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन संख्या। इसका जो प्रत्यय लगता है वो क्या लग रही है? n, यानी सुफिक्स क्या लगती है? n, n लगती है। फिर सुफिक्स n हुई। फिर इसमें कुछ बातें ध्यान में रखिए कि जैसे कि एक सीरीज बनती जाएगी इस प्रकार से। फॉर्मूला ये है एल्केन और ये। तो देखिए जब कार्बन का नंबर क्या हो? 1 हो, और मैं इसी फॉर्मूले के अंदर रखता हूं CnH2n+2। तो यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन का नंबर क्या आ गया? 1, ठीक है, ये देखिए 1 हो गया, और H2n 1 और 1 ये 2। तो प्रथम सदस्य क्या हुआ इसका? मेथेन होता है। तो ध्यान रखना है एल्केन का प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य हो गया इसका मेथेन, ये प्रथम सदस्य। इसी प्रकार से दूसरा सदस्य क्या होगा? तो यहाँ 2 लगाइए, n का मतलब 2 हो गया, तो हमने लिखा 2। यहां पर n का मतलब 2 हो गया, 2 इसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 और प्लस ये 6, तो C2H6। तो ये क्या हुआ? ये तो हुआ मेथेन। ऐसे ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी, मेथेन, ये हुआ एथेन, बढ़ता जाएगा ऐसे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे। तो ये इस प्रकार से ये जो है वो बढ़ती जाएगी। इसमें क्या होगा? इसके अंदर जो ये सीक्वेंस होगी वो CH2 का अंतर होता जाएगा, इसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ये CH2 के डिफरेंस में ये आगे चलती जाएगी। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है कि एल्केन किस प्रकार का है, तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2, सुफिक्स याद रखनी है n, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रथम सदस्य का नाम आपको याद होना चाहिए। तो प्रथम सदस्य कौन सा है? मेथेन है।
अब देखिए मेथेन है, अब मेथेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। पहली बात तो प्रथम सदस्य है, और मेथेन को हम क्या कहते हैं, तो मेथेन का एक नाम है मार्स गैस। मार्स गैस, मार्स कहा जाता है दलदल को, या इसको एक और नाम दिया जाता है दलदल वाली गैस, दलदल वाली गैस, दलदली गैस, दलदली गैस, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो क्या होती है कि ये हमारे जो दलदल होता है उसके अंदर पैदा होती है, इसलिए इसको दलदली गैस भी है वो कहा जाता है। एक और नाम इसका ध्यान रखिए, इसका एक और नाम है मेथेन का फायर डैम्प। फायर डैम्प, ये एक्चुअली कीचड़ होती है तो इसमें विस्फोट भी करती है, तो इसको कहते हैं फायर डैम्प। तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि मार्स गैस किसको कहा जाता है, तो मेथेन आना चाहिए। दलदली गैस किसको कहा जाता है, मेथेन। फायर डैम्प, ये एल्केन का प्रथम सदस्य कौन सा है, मेथेन है। एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 है, और किस प्रकार का है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसी के आगे चलते हैं। हमने एल्केन कर दी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त में दो कंडीशन मैंने बताई थी, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें डबल बॉन्ड है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तो देखिए एल्कीन के अंदर क्या विशेषता, तो पहली एल्कीन कितने हैं, तो हम कहेंगे डबल बंध है, इसको कहते हैं द्विबंध है। एल्किल एल्किन में कैसा बंध है, तो द्विबंध। जो जानकारी ध्यान रखनी है वो द्विबंध है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका फॉर्मूला याद रखिए, तो इसका फॉर्मूला है CnH2n होता है, ये इसका फॉर्मूला है। फिर इसका प्रत्यय याद रखिए, तो प्रत्यय है इसका इन, यानी जो सुफिक्स है, क्या कहते हैं सुफिक्स, वो है इन, ये इन लगता है। फिर इसके बाद में इसका भी प्रथम सदस्य आपको याद रखना है कि भाई प्रथम सदस्य कौन सा है, तो देखिए इसका प्रथम सदस्य क्या है, इथिलीन है। इथिलीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इथिलीन है, ये इसका प्रथम सदस्य है इथिलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, C2H4। ठीक है, ये अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि इथिलीन है, क्या काम आता है, तो इथिलीन क्या है भाई, फलों को पकाने के काम आती है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फलों के पकाने में काम आती है, फलों के पकाने में काम आती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, फलों के पकाने में काम आता है। ये हम जो ग्रोथ हार्मोन भी इसको कहा जाता है, तो ये फलों को यहाँ ऐसे पूछ लेते कि कौन सा हार्मोन काम आता है, तो हार्मोन के रूप में भी काम करती है, गैस है, तो ये फलों को पकाने में काम आती है। क्वेश्चन यहां से बनता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्काइन की, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनकी चर्चा करते हैं। एल्काइन के अंदर क्या विशेषताएं होती है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए एल्काइन, एल्काइन के अंदर जो फॉर्मूला है उसकी चर्चा करते हैं। एल्काइन, तो एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। पहली बात तो है एल्काइन का टाइप कैसा है, तो एल्काइन का हमने कह दिया कि कैसा है, असंतृप्त है, असंतृप्त है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है पहली विशेषता, तो एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरी विशेषता, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरी विशेषता फॉर्मूले की है, तो CnH2n ये फॉर्मूला है। प्रत्यय की बात करें तो इसके आइन प्रत्यय लगती है, आइन, आइन। और प्रथम सदस्य की बात करें तो ये प्रथम सदस्य है, इसका प्रथम सदस्य इथाइन कहते हैं इसको, प्रथम सदस्य ये भाई, ये H आ गया, ये H, ये देखिए ये इसका प्रथम सदस्य आ गया यो, और ये आ गया, इसकी वैलेंसी बराबर लिखनी पड़ेगी, ये हो गया इथाइन। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इथाइन को C2H2, दोनों सही है, C2H2, इसका नाम है इथाइन। इथाइन, इथाइन कहो या एसिटिलीन कहो, एसिटिलीन कहो। और यहां इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो ये वेल्डिंग में काम आती है। जो हम वेल्डिंग करते हैं गैस की, तो उसमें काम आती है, वेल्डिंग में काम आती है। तो ये है हाइड्रोकार्बन के बारे में कि वेल्डिंग में ये काम आती है।
वेल्डिंग बनाने में, जो वेल्डिंग करते हैं उसके अंदर काम आती है। नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट में क्या था, तो एक जैसे मैंने बताया था वेल्डिंग में काम आती है। अब उसके बाद की बात करते हैं कि उसमें किस प्रकार से, एक साइक्लिक की बात की थी, तो साइक्लिक में दो कंपाउंड ध्यान रखने हैं, कोई ज्यादा इतना है नहीं है। साइक्लिक में जो है, साइक्लिक कंपाउंड जो होते थे, साइक्लिक यानी चक्र योगी, चक्र में दो ध्यान रखिए, एक होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक होते हैं, बस दो नाम ही याद रखने, कोई एलिसाइक्लिक होते हैं, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी विशेष गंध होती है, एरोमा वर्ड से बना हुआ है, एक विशेष प्रकार की गंध होती है, और एरोमेटिक कहते हैं जलने पर धुएं के साथ में जलते हैं। उदाहरण याद रखना, बेंजीन। एलिसाइक्लिक का मतलब इसमें कार्बन का वैल्यू कितना होता है, C6H6, ये बेंजीन का। इसमें इसे कम भी हो सकता है, कार्बन से कम भी होता है, जैसे साइक्लोप्रोटन है, साइक्लोब्यूटेन है, आदि सारी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत में आती है। तो ये जो सारी थी बात थी हमारे हाइड्रोकार्बन की। अब इसके बाद की बात करते हैं, और इसके जो कंपाउंड है, तो उनके कंपाउंड की विशेषताओं को करते हैं कि और क्या क्या इसके कंपाउंड है जो काफी फेमस है, तो उन्हीं कंपाउंड की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला। दूसरा कंपाउंड हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कंपाउंड है, तो फॉर्मूला है इसका CO, ठीक है। CO फॉर्मूला है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो इसी के अंतर्गत में आता है। अब देखिए इसका अणु सूत्र कितना है, तो वो भी ध्यान रखिए। अणु सूत्र में क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसका होता है कितना, 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 18, और ये कितना हो गया 28, तो ये इसका 28, तो इसका क्या हो जाएगा, अणुभार होता है, 28 इसका अणुभार होता है। फिर दूसरी विशेषता इसकी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का अपूर्ण दहन कब पैदा होती है, तो ये कब पैदा होती है कि कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, तब पैदा होती है। अपूर्ण दहन का मतलब जब पूरा नहीं जलता है कार्बन और अधूरा जलता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तब ये पैदा होती है, अपूर्ण दहन से होती है। और अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पैदा होती है। जैसे कि गाड़ियां है, जो भी गाड़ियां चलती है तो उसमें धुआं निकलता है, तो धुआं निकलने का कारण ये है कि उसके अंदर जो कार्बन है उसका क्या हुआ है, अपूर्ण दहन हुआ है। हमारे घरों के अंदर हम कभी खाना वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि अपने जो बर्तन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो उसका भी कारण है कि कार्बन का क्या हुआ है, अपूर्ण दहन हुआ है। तो ये इसके अंदर की विशेषता है, कार्बन की अपूर्ण दहन की विशेषता में आ जाता है, ठीक है। फिर इनकी कुछ बातें, जैसे कि ये तो अपूर्ण दहन हुई। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिए कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करती है, हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है, HHV कहते हैं जिसको, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है। ध्यान रखिए विशेषता, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये कैसा तत्व होता है, ये स्थायी तत्व होता है। ये क्या होता है, स्थायी तत्व होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होती है तो उससे क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये होता है स्थायी तत्व होता है, स्थायी तत्व है वो होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, और इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन होती है बॉडी में, कंपेरिजन करते हैं, ऑक्सीजन होती है बॉडी में, अगर वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये जो कंपाउंड होता है वो अस्थायी होता है। देखिए इसको मैंने उत्क्रमण रिएक्शन के द्वारा दर्शाया है, अस्थायी होता है, मतलब वापस टूट जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूट जाता है, जहां ऑक्सीजन आवश्यकता होती है वहां ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब कंपैरिजन किया जाए तो इसमें क्या होता है कि देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता ही है, लेकिन यदि बॉडी को
यदि बॉडी को CO मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी को प्राप्त हो रही है, तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन इससे ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छी दोस्ती करता है। अच्छी दोस्ती करता है मतलब कि यदि इसका कंपेयरिंग किया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों गैस दी जाए, तो सबसे अच्छा जो प्रेम है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का वो किससे है? हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना देता है? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? व्यक्ति की मतलब कमजोर पड़ जाती है, बॉडी को ऑक्सीजन धारण नहीं कर पाता और व्यक्ति को दम घुटने से है वो मृत्यु हो जाती है। तो हम कहते हैं कि भाई ये कैसी गैस है? तो इसलिए कहा जाता है ये दम घुटू गैस है, दम घुटू गैस है। या कभी आपने देखा होगा कि बंद कमरे के अंदर जो सिगड़ी जला करके जो लोग सोते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसका कारण क्या है कि अपूर्ण दहन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और वो उनके ब्लड से रिएक्शन करेगी और ब्लड से रिएक्शन करके क्या बना देगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्थायी पदार्थ है जो नहीं टूटता और व्यक्ति की दम घुटने से है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। फिर एक ये तो सारी, इसके बाद में एक वर्ड और भी ध्यान रखिए, कई बार पूछ लेते हैं, भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस क्या है? तो भाप अंगार गैस का मतलब होता है, भाप अंगार गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको कहते हैं भाप अंगार गैस। याद रखना, पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी प्रकार से एक और गैस होती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस भी होती है, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन। ये बाकी जो ऑक्सीजन की गैस की विशेषता में और बात कर, रंगीन होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो रेखीय होता है, रेखीय होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी ध्यान रखिए, रंगहीन है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में है। उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की चर्चा करते हैं। CO2 काफी इंपॉर्टेंट है। CO2 से भी क्वेश्चंस, कई प्रकार के क्वेश्चंस है वो CO2 से भी बनते हैं। तो CO2 को देखते हैं कि CO2 में क्या क्या विशेषता है वो होती है CO2 की। तो CO2 की चर्चा करते हैं। CO2 में देखिए, CO2 मॉलिक्यूलर मास निकाले, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 कितना हो गए? 32। तो ये हो गया हमारे कितना, 2 और 2 कितने हो गए? 4, 2 और 2 4 और ये 44 होता है कार्बन का CO2 का मोनोऑक्साइड। संरचना देखी जाए तो इसके भी संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है, लीनियर होती है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर से वो पाया जाता है। फिर मेन चीज क्या है? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार आया हुआ है, इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रतिशतक यानी फ्रीजिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रतिशतक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर CO2 की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। CO2 की जो प्रकृति है वो एसिडिक होती है। CO2 क्या करती है कि ये क्या करेगी भाई कि CO2 है वो किससे रिएक्शन करती है? H2O से रिएक्शन करती है और क्या बना देती है? H2CO3 कार्बनिक अम्ल है वो बना देती है। तो ये ध्यान रखना है, कार्बनिक अम्ल बना देती है। फिर इसके बाद में कुछ इसके उपयोग की बात ध्यान रखिए। उपयोग में हम जानते हैं इसके उपयोग, एक तो है क्या, आग बुझाने में काम में लेते हैं, आग बुझाने में काम में आती है, आग बुझाने में है। फिर हम जानते हैं सोडा वाटर बनाने में काम आती है। देखा होगा आपने, जब हम सोडा वाटर खोलते तो गैस निकलती है, वो यही होती है। फिर ये प्रकाश संश्लेषण में भी काम आती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया शुरू होती है तो इससे ही होती है। तो ये है सारी चीजें। तो ये है इसके कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन है वो आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है, अपरूप है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।